नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक सलाह बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूँ। आज आपके जो 18 फरवरी के एसएससी जीडी के आपके पेपर चल रहे हैं, उसमें आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मिल चुके हैं। कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, इसको विस्तार से देखेंगे। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें, लाइक का बटन जरूर दबा दें। और इसमें आपके जो एनालिसिस करवाया जा रहा है, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको जरूर देखें। और जितने भी पिछली शिफ्टें हो चुकी हैं, जितना भी एनालिसिस करवाया है, वहाँ से जरूर रिपीट हो के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हूबहू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको एनालिसिस जरूर देखें। और आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन थे, बैजंती माला को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? तो ये रिपीट क्वेश्चन है। इसके जो पहले शिफ्ट हो चुकी हैं, इसमें जो पूछा गया था, आपकी 2-3 शिफ्टों में भी पूछा गया था, तो ये फिर से पूछा गया, 2024 में मिला था। बैजंती माला वाली एक अभिनेता, नैतिक सिनेमा नृत्य और गायक के बारे में बात कहती हैं। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य शैली को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया है। 1961 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा अभिलेख किस राजा के थे? तो सबसे ज़्यादा अभिलेख अशोक के मिले। मौर्य सम्राट अशोक के सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं। अशोक के शिलालेख स्तंभ जो आपके खम्भे के बने होते थे, खम्भों पर लिखे मिले चट्टानें होती थी, उन पर गुफाओं की दीवारों पर, तथा इन शिलालेखों को धम्म लिपि में लिखा गया। अशोक के शिलालेख बौद्ध धर्म के सबसे पुराने प्राचीन धर्म आपके माने जाते हैं। इसके प्रमाण मिलते हैं बौद्ध धर्म के, कि उस समय भी ये हुआ करता था। तो बौद्ध धर्म का जन्म पहले हुआ था, फिर अशोक आए थे। इसके बाद सरोजनी नायडू कौन सी सभा बनाई थी? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, या इन्होंने की ये सभा थी, कोई सम्मेलन, इसी में ये बनाई थी। अखिल भारतीय भारतीय सम्मेलन थी 1924 में। सरोजनी नायडू ने पूर्वी अफ्रीका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। 1925 में नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और यह जो आपका अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। ये अधिवेशन आपका कानपुर में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्हें इनको कोकिला भी कहा जाता है। कोकिला, भारत की कोकिला कौन है? तो आपके सरोजनी नायडू हो जाएंगे। और 13 फरवरी को इन्हीं के जन्मदिन पर इनको आपको महिला दिवस के रूप में भी देखने को मिल जाएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समान कानून समानता का वर्णन कहता है? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अनुच्छेद 14 समान नागरिकों के समक्ष समानता की, जो भी आपका चाहे राष्ट्रपति हो भारत देश का, चाहे एक मजदूर है या किसान हो, उनके लिए समान कार्य में जो भी अपराध है या जो भी कानून है, सभी के लिए समान होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा कानून के द्वारा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानूनी समानता कानून के समक्ष समानता से संबंधित। तो इसके अनुसार राज्य के किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा, यह अनुच्छेद भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आने वाला एक मौलिक अधिकार है, जो समानता के लिए अधिकार के विषय में बताता है। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत ब्रिटिश मूल का है, जबकि कानून के समान संरक्षण यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो कानून के समान संरक्षण, जो कानून है उनके लिए समान संरक्षण होगा। कानून के समक्ष समानता, ये आपका ब्रिटेन का लिया गया है, ये ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्जातीय जल विवादों से संबंधित रखता है? जैसे आपका जल विवाद हो जाता है, जैसे कोई नदी यहाँ से निकली है, यहाँ से आपका कर्नाटक राज्य है, यहाँ आपका तमिलनाडु आ गया, तो इनका जल विवाद बना रहता है, या एमपी यूपी का जल विवाद बना रहता है। तो ये इन नदियों की वजह से इसमें कौन डैम बनाएगा, इसको किसकी बिजली जाएगी, किसको इसका पानी जाएगा, इसकी वजह से
राज्य आपस में लड़ते रहते हैं। तो इसका कौन इसमें अनुच्छेद कौन से 262 में इसमें कहा गया है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित है। अनुच्छेद 262 के तहत भारत सरकार ने 1956 के नदी बोर्ड अधिनियम और 1956 के अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम नामक 2 कानून पारित किए। 1956 में नदी बोर्ड अधिनियम बोर्ड की स्थापना प्रदान करता है और केंद्र सरकार संबंधित राज्य के अनुरोध पर नदी बोर्ड स्थापित करती है। अंतर्राज्यीय जल विवाद केंद्र सरकार के 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने हेतु अनौपचारिक न्यायिक स्थापित करने का अधिकार है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है शास्त्रीय नृत्य के आपके संस्थापक पूछे गए, तो श्रीमंत शंकरदेव हो जाएंगे। आपका रिपीट हो गया, दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है आपका 17 फरवरी को, कल भी इसमें पूछा गया था। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक असम के वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकरदेव थे। इन्होंने 15वीं शताब्दी में इस नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 तक दिल्ली के में शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ये आपका नई शिक्षा ऋण योजना शुरू की गई थी, आपके हो जाएगा। तो इसको आपकी PM श्री योजना के नाम से थी, तो इसको विस्तार से आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ये इसमें हरियाणा विधानसभा का चुनाव 2024 में विनेश फोगाट किस पार्टी से जुड़ी थी? तो जींद की जुलाना सीट महिला पहलवान विनेश फोगाट ने जींद, ये आपकी सीट भी पूछी जाए कि जींद की जुलाना सीट से इनको लड़ा गया था। ये अभी वर्तमान में विधायक हैं, वहाँ से विधायक जीत गई थी वहाँ से इंडियन कांग्रेस, और इनको कांग्रेस से टिकट मिला हुआ था। तो बजरंग पुनिया हो या महिला पहलवान विनेश फोगाट हैं, इन दोनों को कांग्रेस ने टिकट दी थी और दोनों यहाँ पर जीत चुके हैं, ध्यान रखना। 1997 सरोजिनी नायडू ने किस पार्टी का गठन किया था? तो 1917 में महिला भारतीय संघ का इन्होंने, या अखिल भारतीय संघ या महिला भारतीय संघ की स्थापना की थी। हो चुका है क्वेश्चन। इसके बाद अम्बुबाची असम का जो आपका शास्त्रीय नृत्य पूछा गया था, तो अम्बुबाची मेला भी आपका असम में गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में लगाया जाता है। कामाख्या मंदिर में जो आपका सती थी, सती का योनि भाग गिरा था, तो वहाँ पर भव्य तरीके से मेला लगाया जाता है। असम के कुछ त्योहार जैसे रोंगाली बिहू, अम्बुबाची उत्सव, असम के कुछ नृत्य हैं, बिहू है, बगरुम्बा है, भोरताल है, ओजा पाली नृत्य है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य हो जाएंगे। और अगला है दिल्ली सरकार ने शिक्षा अधिकारियों के लिए किस योजना को लागू करने के लिए 22 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो PM श्री योजना हो जाएगा, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये वाली शुरू की थी। इसके बाद 2022 में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो लक्ष्य सेन को, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के निवासी हैं, लक्ष्य सेन को सम्मानित किया गया था। किससे? एक अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, ये पूछा गया है, तो इसको आगे भी पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ था? तो जैसे आपकी गेहूं की फसल है और चावल की फसल है, इन पर ज़्यादा उत्पादन हुए थे। जैसे मोटे अनाज है, मक्का, मटर, इन पर इसका कम प्रभाव पड़ा था। गेहूं और चावल पर जो हरित क्रांति है इसका ज़्यादा उपयोग में रहा था। लगभग ही दोगुनी पैदावार होने लगी थी 2-3 साल में। 1966 में ये आई थी। MS स्वामीनाथन इसके भारत में जनक माने जाते हैं, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको लाया गया था, ये ध्यान रखना है। अगला है सरकार जब किसी कंपनी को निजीकरण करेंगे तो उसे क्या नुकसान होता है? जब कोई सरकार किसी कंपनी का निजीकरण करती है तो जनता की नौकरी छूट सकती है और लागत इसकी बढ़ सकती है। जैसे आपकी निजीकरण किसी प्लेटफॉर्म जैसे अभी सरकारी होती है, इसका वो निजीकरण करेगी, किसी प्राइवेट हाथों में देगी, तो यहाँ का प्लेटफॉर्म टिकट जैसे 5 रुपये है, तो ये बढ़ा के 15 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है, तो भागीदारी बढ़ेगी। और इसमें जैसे एम्प्लॉय सरकारी तौर पर इसमें 20 से कार्य कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो चाहेगी निजी कंपनी तो इसमें 15 ही रख सकती है, 10 भी रख सकती है, क्योंकि उसको रुपये चाहिए अपने, जैसे उसका
इसमें रुपए लगाए हैं 20 करोड़ या 40 करोड़ इसमें खरीदी है, तो उसके रुपए निकालेंगे, एम्प्लॉय को कम करेंगे और इनकी 8 घंटा की जगह यहाँ 10-10 घंटा काम करवाया जाएगा, तो यहीं से एम्प्लॉय कम हो जाएंगे आपकी। इसके बाद उत्तराखंड में स्थित हिमाद्री किस क्षेत्र में स्थित है? तो हिमाद्री उत्तराखंड में स्थित बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जिसे आंतरिक हिमालय की सबसे ऊपरी श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। तो आप लोगों ने भारत का नक्शा देखा होगा, तो इसमें आपकी इस प्रकार से ये आपका हिमालय है, यहाँ पर हिमाद्री किस साइड है, इसको ट्रांस हिमालय या इसको आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, बृहद हिमालय के नाम से। यहाँ पर आपका कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहाँ पर सबसे नीचे शिवालिक आ जाता है, फिर उसके बाद लघु हिमालय आ जाता है, फिर उसके बाद ट्रांस हिमालय आ जाता है, बृहद हिमालय। इसके बाद इस साइड का हिस्सा है उसका ट्रांस हिमालय कहलाता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, टेनिस में किसके बाद 2-2 अंक बनाने पड़ते हैं? तो अगर दोनों खिलाड़ी 40-40 बार पर बराबर हो जाते हैं तो स्कोर में ड्यूस कहा जाता है, उस स्कोर को क्या कहा जाता है? ड्यूस कहा जाता है। और गेम जीतने के लिए खिलाड़ी को लगातार 2 अंक जीतने चाहिए और उनके लिए 2 अंक जरूरी हों। जैसे 40 पर ए भी है, 40 पर ए भी है, तो जब जिसके 42 अंक हो जाएंगे वो घोषित माना जाएगा, लगातार उसके 2 अंक होने चाहिए तब घोषित हो जाए, विजय माना जाएगा। इसके बाद आपके हिंदी के क्वेश्चन में लेते हैं, मेल शब्द के विलोम शब्द, तो बेमेल हो जाएंगे इसका, बेमेल या झगड़ा या फूट। मेल मतलब समझौता या सहयोग होता है, तो मेल का बेमेल हो जाएगा। और आलतू फालतू कौन सा शब्द है? तो ये आपके निरर्थक शब्द हो जाएंगे, और ये आपका आलतू फालतू निरर्थक शब्द हो जाएंगे। आज के फर्स्ट शिफ्ट के आपके जो आपके 18 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पर क्वेश्चन मिले हुए हैं, तो इनको देख लीजिए। और जो आगामी सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट आने वाली हैं उनको विस्तार से देखेंगे, और जहाँ से टॉपिक बन रहे हैं उसको भी विस्तार से वीडियो ला देंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैथ और रीजनिंग के भी अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे बनाना इसी पर, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथी।